नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है गलत फंड सेलेक्ट कर लिया तो क्या करना है। उसके पहले एक चीज बता देता हूँ, सभी को हमेशा मेरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। जो लोग 40-50 वीडियो देख लिए हैं उनको देखने का जरूरत नहीं है। देखना किनको है? जो हमें चाहने वाले हैं, जो हमारे मानने वाले हैं, जो प्रोपेगेंडा को, मोगेम्बो को जानना चाहते हैं। तो आगे से मैं जब भी इन्वर्टेड कोमा बीच में वीडियो में डालूंगा तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो पहले से मैं इन्वर्टेड कोमा डाल दूंगा कि बीच में मोगेम्बो क्या बता रहा है उसको बताऊंगा। तो आगे से जितने भी सब्सक्राइबर हैं, काफी कमेंट्स में क्वेश्चन आता है कि बार बार एक ही चीज आप बताते हैं। मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड पे वीडियो बनाता हूं, बाकी चीज को नहीं बताता हूं। तो लिमिटेड ही चीज है। आप रामदेव बाबा के शिविर में जाते ना, तो अनुलोम विलोम कपालभाति यही सब होते रहता है। जितने भी शिविर में जाएंगे यही होते रहता है। तो आप बार बार उन्हीं के शिविर में जाते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। उसी तरह से 50 वीडियो अगर देख लिया ना, तो उसके बाद देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जागरूक होना है, जागना है कि वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है, पोर्टफोलियो एक्चुअली कैसे बनेगा। डरना नहीं है। ये जो टीका लगाया डरा करके, अब आगे भी स्कूल में टीका लगाया जा रहा है डरा करके कि ऐसा कैंसर हो जाएगा तो कर लो। जो कर लिया उसके आगे बच्चे नहीं होंगे। तो ऐसे करके वो प्रोपेगेंडा जानना है तो बीच में मैं बताता हूं। और जो लोग हमारा वीडियो देख के पारंगत हासिल कर लिए ना, अब उनको देखने का भी जरूरत नहीं। अब आप देखिए हेल्थ पे, वेल्थ बन जाएगा अपने आप। टाइम देते देते हेल्थ में पैसा बचाना है कि कैसे जंगल के लुटेरों से बचना है। हेल्थ खराब हो तो हमारा बचा हुआ पैसा सारा वहां ना चला जाए। तो हेल्थ पे नाइस क्योर सेंटर अमित जी का वीडियो, उनको देखिए। डॉक्टर बीआरसी सर है, उनको देखिए, समझिए। राजीव दीक्षित जी को सुनिए, तो आप जंगल के लुटेरों के पास जाने से बच जाएंगे। यहाँ पे इन्वेस्टर का एक सवाल हमेशा होता है, नया नया इन्वेस्टर जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि मेरे इन्वेस्ट करने के बाद ही मार्केट डाउन क्यों हो गया। इंतजार कर रहे थे कि लगाऊंगा लमसम कर दिया या एसआईपी शुरू किया, उसके बाद मार्केट गिरते चला जा रहा है। आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ कि आपने जब फंड सेलेक्ट किया ना, रिटर्न देख के सेलेक्ट किया 1 साल का। 1 साल में जो सबसे टॉप पे था उसमें लगा दिया। जितना पीक बढ़ना था बढ़ गया, अब डाउन ही होना था। तो पिछला 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो फंसेंगे ही फंसेंगे। अगर सेक्टर फंड लिए हैं, कोई थीमेटिक फंड लिए हैं और वो बढ़ता हुआ देख के आप इन्वेस्ट किए थे, तो उसका गिरना पक्का है। तो वहां से निकल करके इक्विटी डाइवर्सिफाइड में जाना है। इक्विटी डाइवर्सिफाइड मतलब क्या? जो फंड मैनेजर बैठे हुए हैं वो कहीं भी 5800 कंपनी लगभग मार्केट में लिस्टेड है, वो कहीं भी पैसा लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे 5800 कंपनी अगर है तो 100 को लार्ज कैप बोले, 150 को मिड कैप बोले, बाकी सबको स्मॉल कैप बोले। स्मॉल कैप वर्ड एक है पर उसके अंदर 5500-5600 कंपनी है। यहाँ तो 100 कंपनी में लार्ज कैप बोल दिया, 150 में मिड कैप बोल दिया, बाकी सबको स्मॉल कैप बोल दिया। अगर अलग अलग नाम होता तब आप भयभीत नहीं होते। स्मॉल कैप होता, मैक्रो कैप होता, अल्ट्रा कैप होता, नैनो कैप होता, ऐसे ऐसे करके अलग अलग नाम होता, तब आप भयभीत नहीं होते। चक्कर क्या है कि एक ही नाम है, उसमें हम हमेशा बोलते रहते हैं कि स्मॉल कैप लिया तो डाइवर्सिफिकेशन ओवरलैप हो जाएगा। ओवरलैप कम होने का चांस है क्योंकि यहाँ पे कंपनी ज्यादा है। लार्ज कैप लिया तो यहाँ पे 4-5 लार्ज कैप ले लिया तो उसी में ओवरलैप होएगा, लेकिन स्मॉल कैप में चांस कम है, होगा ओवरलैप लेकिन परसेंटेज कम होगा ओवरलैपिंग का। तो जो भी इन्वेस्टर थीमेटिक फंड, सेक्टर फंड में इन्वेस्टेड है उसको स्मॉल कैप में आना है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक उदाहरण यहाँ दिखा रहा हूँ कि मिड कैप सेलेक्ट किया। 2 फंड में नाम ले रहा हूँ, निपॉन ग्रोथ फंड और निपॉन विजन फंड। पहले नाम था रिलायंस ग्रोथ फंड, रिलायंस विजन फंड। एक मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड। पहले तो रेगुलेशन था ही नहीं, स्मॉल कैप करके बोल करके, मिड कैप बोल करके कोई रेगुलेशन नहीं था। फंड मैनेजर कहीं भी पैसा लगा सकते हैं। लार्ज कैप बोला, एचडीएफसी टॉप 100 लगाएंगे कहीं भी, माइक्रो कैप, मिड कैप, कहीं भी, स्मॉल कैप कहीं भी लगा सकते हैं। तो कोई रेगुलेशन नहीं था। ये अभी रेगुलेशन जब चेंज हुआ 8-10 साल से, तब यहाँ पे पंगा फंड मैनेजर को है कि आप जिस कैटेगरी में बोले हैं उसी स्टॉक में पैसा लगाना है। तो यहाँ पे उदाहरण ले रहा हूँ निपॉन ग्रोथ फंड, मिड कैप कैटेगरी का फंड। 1000 रुपये पर मंथ, 95 से लेके अब तक 1-1000 रुपये पर मंथ एसआईपी गया, 3,64,000 जमा हुआ है, 2,55,00,000 रुपए बनाया है 1-1000 के एसआईपी से। 22% का रिटर्न जनरेट करके दिया है 95 से लेके अब तक। दूसरा है निपॉन विजन फंड, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड। अभी कैटेगरी किया ये, पहले ज्यादातर लार्ज कैप में और मिड कैप में लगा रहे थे। निपॉन ग्रोथ फंड मिड कैप कैटेगरी का फंड बोलते हैं, लेकिन स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा लगाया होगा। जो ज्यादा बढ़ा है इसका मतलब है कि वो मिड स्मॉल में होगा, तभी हुआ। एचडीएफसी आज आपको ज्यादा दिख रहा है, आईसीसी बैंक, एसबीआई आज आपको लार्ज कैप या रिलायंस आज दिख रहा है, कभी वो भी स्मॉल कैप, कभी वो भी मिड कैप रहा होगा। फिर जिस इन्वेस्टर ने उस समय उसमें पैसा लगाया जब वो स्मॉल कैप था, आज जाके उनका वेल्थ क्रिएट हुआ है। तो निपॉन विजन फंड में 1-1000 रुपये पर मंथ करके 3,64,000 जमा हुआ। वहां भी इतना जमा हुआ था, 3,64,000 जमा हुआ था।
लेकिन एक जगह बना है 2,55,00,000 और दूसरे जगह बना है 1,07,00,000। एक जगह 17.91 और एक जगह 22.1% का रिटर्न मिला है। तो एक जगह बना है 2,55,00,000, 2.5 करोड़ और एक जगह बना है 1,07,00,000। डबल का अंतर है, 2 गुने से ज्यादा का अंतर है। यही सिचुएशन आप यहां से जब शुरुआत करेंगे ना, 20 से 25 साल के बाद आपको स्मॉल कैप वाला ही चार्ट ऊपर नजर आएगा। उदाहरण के तौर पे मैं एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूं, ऑल इक्विटी। सब कुछ अध्ययन करना है, धीरे धीरे अध्ययन करना है। और ये मार्केट जो गिरा है अभी फिर से धीरे धीरे रिकवर होने का कोशिश हो रहा है, तो आपको थोड़ा अध्ययन करना है कि ऑल इक्विटी सेलेक्ट कर लिया सिंस इंसेप्शन 1,000 रुपए पर मंथ। सबसे टॉप पे तो वही निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया मिड कैप है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी वैल्यू फंड है, निप्पॉन विजन फंड, एचडीएफसी ईएलएसएस। तो इस तरह से करके 1,000 रुपए पर मंथ करके कितना वेल्थ क्रिएट हो पाया है। और जब एक बार वेल्थ क्रिएट हो जाए और हमारा एज 50 से ऊपर हो जाए, फिर आप लार्ज कैप, बैलेंस फंड, डेट फंड, लिक्विड फंड अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको आप स्विच करके दूसरे फंड में जा सकते हैं। जो यहाँ पे आपको 1,000 पर मंथ का इस तरह से दिख रहा है, इस परसेंटेज को टच करेंगे तो यहाँ पे कैश फ्लो भी खुल जाएगा कि 1,000 रुपया शुरू से लेके अब तक सारे कहानी आपको यहाँ मिलेंगे। 95 से लेके अब तक इतने रो को अध्ययन कर सकते हैं। 365, 364, 365 रुपए, आगे 366 आ जाएगा, 400 भी आगे जा सकता है। हर मंथ का यहाँ पे ब्यौरा दिया हुआ है कि जो 10 से स्टार्ट हुआ था 4323 रुपया का आज यानी भी दिख रहा है। इस तरह से 1,000 रुपया चलता गया, वो यूनिट एक्यूमुलेट करके उसका वैल्यू 2,65,00,000 दिख रहा है। 1,000 के एसआईपी का वैल्यू आज ये है। अभी मैं अपने पोर्टफोलियो का बात करूं तो पिछले 2 दिन में लगभग 4.5 लाख रुपया डाउन हुआ है। इस तरह से यहाँ पे पोर्टफोलियो देखेंगे। एक दिन में 2,09,000 जब वो कांड बताया गया कि ईरान पे हमला हो गया, और दूसरे दिन 2,48,000 डाउन हुआ है। लगभग 4.5 लाख रुपया 2 दिन में डाउन हुआ है। अब रिकवर करे तो पैसा रिकवर करेगा, अगर और प्रोपेगेंडा चलेगा तो और डाउन हो सकता है। इस गिरावट के बाद 4.5 लाख गिरावट के बाद 18.21% का रिटर्न मुझे दिख रहा है, क्योंकि पीछे काफी पुराना पोर्टफोलियो है, 15 साल से चल रहा है, धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट किया है, अलग अलग रेट में खरीदा है, तो मुझे ये रिटर्न दिख रहा है। नए इन्वेस्टर होंगे तो माइनस में आ जाता है, -10, -15, -20 चला जाता है। और जब ये इसको टाइम देंगे आप तो इस तरह का रिटर्न आपको वहां दिख सकता है अपने पोर्टफोलियो पे भी। इस बार जो मेरा पैसा गिरा 4.5 लाख, इतना दुख नहीं हुआ, क्योंकि ये ड्रामा 2 साल पहले से पता है और आप लोग को भी पता है जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं। अब इस ड्रामे को थोड़ा गहराई से और समझते हैं। जब ईस्टइंडिया.com राज करता था ना, जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, सब जगह राज करता था, तो कुछ देश को उसने छोड़ दिया था। भूखे नंगे लोग रहते थे। वो गल्फ कंट्री जितना है जहां तेल आज है, उसके पास उस समय कुछ नहीं था। जब ये राज सब जगह कर रहा था तो इनको छोड़ दिया था। और फिर हमें जो आजादी दिया ना, जो अभी बोलते हैं 15 अगस्त जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद, घर घर झंडा फहराएंगे, हर राज्य से झांकी निकाल रहे हैं, वो माइंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि आप पे राज तो मैं कर रहा हूं, लेकिन आपको महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं ही राज कर रहा हूं। एक मूर्ख नेता के ऊपर एक पढ़ा लिखा आईएएस अफसर जो एक्सेलेंट है अपने आप में, उस मूर्ख को कुछ नहीं आता है, उसके नीचे जो बैठा है वो ऑर्डर दे रहा है। तो ये सिचुएशन किसने क्रिएट किया? क्या लगता है? प्रजातंत्र। वो मोगेम्बो बैठा हुआ है। 47 के पहले जो राज करता था वो इस तरह से सेटिंग किया, इस तरह से माइंड प्रोग्रामिंग किया कि हमको लग रहा है कि आज भी आजाद है। और हालत तब से आज ज्यादा खराब है, सब लोग जानते हैं। 47 में जितना हालत पहले रहा होगा, अरे आज से 20 साल पहले, 47 तो छोड़ो हम नहीं थे, 20 साल पहले, 25 साल पहले हमारे बाबा दादा जितने आराम से जीते थे आज जी पा रहे हैं। तो ये बर्बादी शुरू हुआ जब कागज का बैंक स्थापित किया। जहां जहां कागज का बैंक स्थापित किया उसको आजादी देना शुरू किया, उसको बोला कि अब आप स्वतंत्र हैं। लास्ट में यहाँ नेपाल में किया, एक साथ राजा की फैमिली को मारा गया, कागज का बैंक, सेंट्रल बैंक स्थापित हुआ, उसके बाद डेमोक्रेसी वहां शुरू हुआ। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी इराक, ईरान, इन सब में भी ये करना चाहता है मोगेम्बो जो बैठा हुआ है। पहले हम लोग सोने चांदी में लेन देन करते थे। 10 रुपए के सिक्के को, सोने के सिक्के को 10 रुपया बोलते थे, 1 तोला चांदी के सिक्के को 1 रुपया बोलते थे, सोने की चांदी को 10 रुपया बोलते थे। वो सारा ले लिया और लेने के बाद कागज सबको दे दिया, और ये बोला भी जब कागज लौटाओगे तो वो सोना दे दूंगा। आज आप कागज लौटाओ, अपने वाले से मांगो, आरबीआई से, कुछ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आरबीआई ने सारा सोना अपने बाप, अपने आका इंग्लैंड में जमा कर दिया, क्योंकि ये उसी का एक शाखा है। इस किताब में अवेलेबल है, सारे प्रूफ के साथ इसमें अवेलेबल है, अमेजोन पे ऑनलाइन भी अवेलेबल है ये। अब यहाँ पे खेल थोड़ा सा गहराई से समझते हैं, क्यों ईस्टइंडिया.com ने उस जमाने में इसको छोड़ दिया। भूखा नंगा था, कुछ नहीं था, पेड़ पौधा भी नहीं उगता था, एकदम रेगिस्तान टाइप चीज था, और तेल था, सब बाकी कोई संपदा नहीं था।
क्यों छोड़ दिया इसको समझिए। इसको समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि डीजल इंजन का आविष्कार कब हुआ। 1997 में डीजल इंजन का आविष्कार हुआ, और जब डीजल इंजन का आविष्कार हुआ उसके काफी समय के बाद 1935-1940 मतलब लगभग 40-45 साल के बाद पहला गाड़ी मर्सिडीज बेंज लॉन्च हुआ। इंटरनेशनली ऑटो एक्सपो होते रहता है, तो 35 में ये ऑटो एक्सपो में दिखाया और 5 साल के बाद गाड़ी दौड़ना शुरू किया होगा, कोई खरीदना शुरू किया होगा। फिर धीरे धीरे जब गति आया, फिर पता चला अरे डीजल और पेट्रोल तो हमारे पास है ही नहीं। मोगेम्बो ने सोचा ये तो सब इसके पास है, ईरान के पास है, इराक के पास है, अब इसका तेल लेना है। पहले तेल का यूज केरोसिन तेल थोड़ा थोड़ा डिबिया में यूज करने के लिए होता था। तब उस जमाने में जब हम समृद्ध थे तो केरोसिन तेल यूज भी नहीं करते थे, गाय का घी यूज करते थे। गाय का हमारे पास भरमार था, इसीलिए मोगेम्बो बोलता है गाय काटो और एक्सपोर्ट करो बाहर। जितने भी यूपी में बड़े बड़े चंदनधारी टीकाधारी हैं, सब इन्वॉल्व है गौ मीट को एक्सपोर्ट कराने में। अभी पता चल ही रहा है, धीरे धीरे आप पता करना चाहेंगे तो पता चलेगा। मुसलमान नहीं बेच रहा है, हिंदू लोग बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सब एजेंट भरे पड़े हैं मोगेम्बो के यहाँ पे। तो उस जमाने में यूज नहीं होता था तेल का, जो भी यूज होता था ज्यादातर जंगल का पेड़ यूज करते थे, या फिर तेल घी, जो सरसों का तेल हो गया, और भी तरह तरह का तेल है जिससे हम दिया जला सकते हैं। घी तो है ही अपने आप में। तो जब मोगेम्बो ने कार को रोड पे दौड़ाना शुरू किया और लोग खरीदने लगे, तो लगा कि अरे अगला एनर्जी तो तेल है, पेट्रोल और डीजल है। तब मोगेम्बो के खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हुआ, फिर उसने चालबाजी करना शुरू किया। पहले इराक को ठिकाना लगाना शुरू किया। इराक में सद्दाम हुसैन बोलते थे तेल दूंगा ना तो सोना लूंगा, ये कागज नहीं लूंगा तुम्हारा, डॉलर कागज। बोला अच्छा, तो बोला इसके पास परमाणु बम है। अफवाह उड़ाया, अब इसको धाराशाही कर दिया। कोई परमाणु बम इसके पास नहीं था, तेल लेना था, खदान लेना था, खत्म किया। अब इनको बोल रहा है कि तुम्हारे पास परमाणु बम है, इसको खत्म करके इसका तेल एक्वायर करके ले लेंगे। हमारे श्रीनगर में लिथियम का भंडार मिला है, वो उसको जा चुका है, क्योंकि हम उसके अंदर ही हैं। हम मित्र जो बोल रहे हैं ना, गले जो मिल रहे हैं, हम उनके अंदर ही है। उनके कंपनी को हमारे लिथियम को बेच दिया गया। मणिपुर में पेट्रोल का भंडार मिला है, दे दिया जाएगा, और ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि वहां कोई जा ही नहीं पाएंगे। जैसे श्रीनगर के, जम्मू में लोग नहीं जा पाते नॉर्मली, बहुत सारा ऐसा एरिया है जो कि घेर के रखे हैं। सभी लोग को ध्यान से सुनना है, जो लोग देशभक्ति कर रहे हैं, कि जिस एरिया में आप देशभक्ति कर रहे हैं, सिक्योरिटी टाइट करके रखे हैं, उसके नीचे भरपूर संपदा है। इतना संपदा कि एक्चुअल में लोगों में बांटा जाए तो सब लोग लखपति करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन आपको देशभक्ति का झंडा गाड़ करके वहां अपने ही सपूत, अपने ही पुत्र, अपने ही बेटा बेटी लोग नौकरी करके बचा रहे हैं, और सारा संपदा मोगेम्बो को जा रहा है, इजराइल को, टेररिस्ट को। फिर एक बात आएगा कि इंडिया के पास भी परमाणु बम है, पाकिस्तान के पास भी है। हम दोनों उसके अंदर ही हैं। भले ही है बटन मोगेम्बो के हाथ में, वो जब चाहे जिधर चाहे उधर इस्तेमाल करेगा। हम अपने से जब अपना पैसा नहीं छाप सकते हैं, आरबीआई को परमिशन लेने के लिए वर्ल्ड बैंक जाना पड़ता है, तब छाप के देते हैं। और अपना ही पैसा 300 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। आरबीआई ने हमारे देश को कर्जा दिया है 300 लाख करोड़, वर्ल्ड बैंक नहीं, हमारा आरबीआई नहीं दिया है, छाप छाप के दिया है 300 लाख करोड़। जो ये अपना नहीं है, तो आपको लगता है ये जो परमाणु बम है ये अपने पास इसका बटन होगा? बटन 7 समंदर पार मोगेम्बो के पास है। आप याद कीजिए सिंदूरी कांड को, जब एकदम पीक पे था, लोगों को लगा कि एकदम युद्ध हो ही जाएगा, तररम्पम ने वहां से बोला युद्ध विराम, समाप्त हो गया। अब उनको लगा ये क्या हो गया, अभी तो होने वाला था, वो कैसे ऑर्डर दे दिया? वही उसी के हाथ में है तो ऑर्डर देगा ही, वो मालिक हमारा वही है। अब यहाँ पे एक बात और समझो कि मोगेम्बो हीरो कैसे बनाता है। एक हीरो अगर बदनाम हो गया, उसको हटा करके दूसरा हीरो लाया जाएगा कैसे। तो अभी वाला जो हीरो चल रहा था 2014 से, ये फ्लॉप शो, मतलब लोग समझ गया इनके बारे में। तो अब इसको हीरो बनाया जा रहा है कि भाई सिम में इनकमिंग फ्री होना चाहिए, उसका चार्ज क्यों काटोगे, एयरपोर्ट पे 10 रुपये में पानी मिलना चाहिए, 5 रुपये में समोसा मिलना चाहिए, ऐसे करके भवाई लूट लिया। अब इसको अचानक से बोला सस्पेंड कर दिया, तो जनहित का भावना इनके साथ आ गया। अब इनको खिलाड़ी बनाया जाएगा, चाहे मुख्यमंत्री बना दो, कोई पद दे दो, बाद में प्रधानमंत्री बना दो, तो हीरो को एकदम तराशा जा रहा है, चमकाया जा रहा है। अब आपको यहाँ पे एक हीरो और बताता हूं कि कैसे उनको जन्म दिया मोगेम्बो ने। जब ये कोरोना क्रिएट किया गया था, मोगेम्बो को पता था कि मैं ये मार काट मचाऊंगा तो लोग जो जागरूक हैं वो योग की तरफ, आयुर्वेद की तरफ झुकाव करेगा, और दवा और मेडिसिन यहां से खरीदना शुरू करेंगे, एलोपैथी को छोड़ेंगे। तो उसने पहले से 15-20 साल पहले से क्रिएट करना शुरू किया कि हीरो बनाएंगे। तो हीरो कैसे बनाया? रामलीला मैदान में एक सत्याग्रह हुआ, वहां मैं भी गया था, और रातों रात उनको खदेड़ के भगाया गया, मारा गया, टेंट को जलाया गया, जन भावना इनके साथ आ गया। उसके बाद धड़ाधड़ पतंजलि का स्टोर खुलना शुरू हुआ,
खुल गया पूरे देश में। अब उस स्टोर में सारे प्रोडक्ट केमिकल युक्त हैं। मोगेम्बो जैसा चाहता है कि यही चीज खाए, वही चीज हम लोग खा रहे हैं। पता चल रहा है कि सारे प्रोडक्ट फर्जी हैं। पतंजलि के गाय का घी नकली है, सरसों तेल लेंगे पाम ऑयल मिलेगा, कोई और भी तेल लेंगे पाम ऑयल मिलेगा। जितने भी प्रोडक्ट हैं वो मोगेम्बो जैसे डिजाइन करना चाहता था वैसे डिजाइन हो गया। अब खेल को समझो बढ़िया से कि कैसे मोगेम्बो ने हीरो को क्रिएट किया था। उसी तरह अभी वाला जो है इनकमिंग फ्री हो जाए, समोसा 5 रुपया, एयरपोर्ट पे 10 रुपया में पानी मिल जाए, ये हीरो को बनाया जा रहा है। जिसको भी हीरो बनाया जाएगा और टेलीविजन पे बताया जाएगा, पेपर में दिखाया जाएगा, न्यूज़पेपर में आएगा, उसको समझिए मोगेम्बो एज पर प्लान सब कुछ कर रहा है। हमारा नेता कैसा हो, टीवी मीडिया में जैसा आ रहा है वैसा हो, वो जैसा चाहता है वैसा हो जाए। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। 10 साल बाद बेटी की शादी है, किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? यदि आपके पास लमसम है तो उस पैसे को भी 10 महीने में अलग अलग ड्यूरेशन में फेज वाइज में लगाएंगे। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप, जिसका एईएम ज्यादा है उसमें आप ये पैसा लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे निपॉन इंडिया मल्टी कैप एईएम के हिसाब से 48,000 करोड़ का है। मल्टी कैप में 5,000 रुपए पर मंथ किए, हालांकि यहाँ पे 15 साल है, इसको आप 10 साल भी कर सकते हैं। 6 लाख जमा हुआ है और वैल्यू पिछले 10 साल में 14,55,000 बना है। इसी तरह से 2-3 फंड जिसका एईएम ज्यादा है उसमें चाहेंगे। और फ्लेक्सी कैप में देखेंगे तो पराग परिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 97,000 करोड़, कोटक फ्लेक्सी कैप 56,000 करोड़, इसमें 5,000 का एसआईपी पिछले 10 साल में किए तो 15 लाख बना है, एक जगह 14 लाख बना है, 12 लाख बना है। ऐसे करके टॉप 3 जिसका एईएम ज्यादा है, 3 इधर 3 उधर लेकर के आप बराबर एसआईपी या लमसम भी पैसा है तो 10 महीना में अलग अलग ड्यूरेशन में करके लगा करके लंबे समय के लिए 10 साल 11 साल जब आपको जरूरत पड़े फिर यहां से अपने पैसे को यूज कर सकते हैं। क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? गोल्ड आप गहना खरीद करके यूज कीजिए, पेपर वाला गोल्ड खरीदने के लिए मैं मना करता हूं। जब पैसा आए आपके पास, जीवन में समृद्धि है तो जरूर उस गोल्ड को खरीदिए जो आप पहन करके यूज कर सकते हैं या फिर बच्चों को देने के लिए ले सकते हैं। मुल्ला जी पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री बोलेंगे या आप बिके हुए हैं? ये मेरे लिए बोल रहे कमेंट्स। एक बात जान लो भाई, आज से 40 साल पहले हम सब लोग बहुत ज्यादा अमीर थे। जिसको पाकिस्तान, जिसको बांग्लादेश या आसपास के जितने कंट्री है सबके पास सोना चांदी का भरमार था, लेकिन किसी ने चालबाजी से सबको गरीब बनाया और वो अमीर बनता चला गया। जिसको इजराइल अमेरिका टेररिस्ट को आप बोल रहे हैं, वो सारा संपदा वहां चला गया और आज भी जाता जा रहा है। वो हमें समझ में नहीं आएगा। समझने के लिए आपको एक चैनल देखना पड़ेगा गहराई से, फिर समझ में आएगा। इस चैनल पे जाएंगे तो आपको 5-6 वीडियो यहाँ मिलेगा प्लेलिस्ट में, सब कुछ एक एक बारीकी से पता चल जाएगा कि आज हमें कौन लूट रहा है। आप सोच रहे हैं कि आप अमीर हैं, लेकिन आपके बच्चे, उनके बच्चे धीरे धीरे करके सब कुछ खत्म होने वाला है। अगला कमेंट है, मैंने 13 सितंबर 2024 को 2 लाख रुपया रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में डाला, 2 किस्त 4 लाख रुपया जमा किया और अभी वैल्यू 3,58,000 दिखा रहे हैं। इतना पैसा होता नहीं है, अभी क्या करें? देखिए, जब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होता है कि आपने 2 लाख बोल दिया, लेकिन ये कंपलसरी है कि 3 बार तो आपको देना ही पड़ेगा। तो तीसरा किस्त दे दीजिए, उसको स्टॉप कर दीजिए। वो पैसा डिसकंटिन्यू फंड में चला जाएगा और लगभग मुझे लगता है 3-4% का रिटर्न मिलता है। जो पैसा जमा हो जाएगा 3 किस्त देने के बाद, जो वैल्यू है वो 3 या 4% के रेट से आपको वो पैसा 5 साल के बाद आप सारा ले सकते हैं। तो तीसरा किस्त दे दीजिए। तो तीसरा किस्त देने के बाद इसको स्टॉप करके 5 साल के बाद पैसा निकाल लीजिएगा। एचपीवी के बारे में बताएं, यहाँ पे मैं नहीं बता सकता हूँ, डिटेल में मैंने यहाँ पे बताया है इस चैनल पे, नाइस क्योर सेंटर पे जाके बताया है। जब ये हमने पॉडकास्ट किया था तो वही नाम दिया था जो आपने लिखा है कमेंट्स में, पर फिर हमने नाम चेंज कर दिया डर से, क्योंकि फोन आया दिल्ली से कि आपने ये क्यों बनाया, ये प्रोपेगेंडा नहीं, हम सही कर रहे हैं, हम जो ठोक रहे हैं सही ठोक रहे हैं। तो ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे बताए हैं। अमित जी को वहाँ से फ़ोन आ गया, ये थोड़ा डरे हुए भी हैं, लेकिन धीरे धीरे करके चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, धीरे धीरे करके चुप चुप के बताते रहेंगे। अब एक चालबाजी को थोड़ा गहराई से समझिए। अभी जो न्यूज चैनल में आ रहा है, क्या आ रहा है? ईरान का सस्ता ड्रोन जाल, अमेरिका इजराइल का महंगा मिसाइल। मतलब वो 1 करोड़ का मिसाइल छोड़ रहा है और उनके पास 1 लाख रुपया का ड्रोन है। ऐसे करके सारे न्यूज में आप देखेंगे इसी तरह का चल रहा है। 18 लाख का ड्रोन, 818 करोड़ का जो है मिसाइल, रुला दिया अमेरिका को। चल रहा है ना ऐसे करके ड्रामा। अब इसको समझिए, ये माइंड प्रोग्रामिंग खेल रहा है कि सारा देश अब ड्रोन खरीद लो, क्योंकि ड्रोन ही बचा सकता है, सस्ता है, इफेक्टिव है, आदमी का कोई जरूरत नहीं है, ड्रोन खरीद लो। वहां क्या हो रहा है ना, ये सच में किसी को नहीं पता है। हम तक, आप तक जो न्यूज आ रहा है वो दे कौन रहा है? वो तो सारा प्लेटफॉर्म मोगेम्बो का है। पेपर भी उसका, न्यूज भी उसका, टेलीविजन भी उसका, फिल्म भी उसका, सीरियल भी उसका, कैरेक्टर भी उसका, सब कुछ उसका। यहाँ क्या हो रहा है एक्चुअल में हमें नहीं पता है। अब बोलने ड्रोन ने बचा दिया उसको, तो पूरे देश में क्या संदेश जा रहा है, हमारे में, आप में क्या संदेश जा रहा है कि ड्रोन होना चाहिए। तो अब आने वाले दिनों में देखेंगे उसी टेररिस्ट कंट्री अमेरिका इजराइल से सारे देश ड्रोन खरीदेंगे।
ड्रोन खरीदेंगे और सारा सर्वर चलेगा उनसे, सारा 5G से चलेगा और हमारे जैसे लोगों को ऐसे करके ड्रोन उड़ेगा। अच्छा ये बोलने वाला है, 3 ग्राम का गोली यहाँ पे लाएगा, टक। हमारा आधार कार्ड उनके पास है, हमारे आँख को स्कैन करेगा, इसीलिए फेशियल रिकॉग्निशन हर 2-3 साल में आपसे अपडेट मांगता है आधार के साथ, ताकि वो जो कैमरा ड्रोन उड़े तो हमको पहचान पाए कि ये राजू चौधरी है। चेहरा पहचाना और ठक से यहाँ पे मारा। आने वाले दिन में ऐसा होगा, हम ये मान के चले हैं कि हमको वो 3 ग्राम लग चुका है और हम गिर चुके हैं। आपको इसी तरह या उसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी तक म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू नहीं किए हैं तो 1000 का शुरुआत आप एसबीआई स्मॉल कैप से कर सकते हैं। जब समझ बढ़े फिर आप ज्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।